देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काले अंधेरे में डूबा वो बंगला बहुत ही भयानक लग रहा है। भुवन बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से वो पूरी तरह से भयभीत है। अब वो बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाजें उसके चारों तरफ से घेर डाल रही है। अब वो बंगले के लॉन में है। सनसनाती चलती हवाएं अंधड़ का रूप ले रही है। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फट रहे हैं। तभी कहीं कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और भुवन का कलेजा दहल उठा। वो जिधर भी भागने की कोशिश करता उधर से नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए भयावह आकृतियां आ जाती। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ, बहुत गुहार लगा रहा है, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है। भुवन चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज बैठ रही है। लंबे लंबे दांतों वाली आकृति उसके गले में लिपट गई और अब भुवन को लग रहा है कि वो आकृति उसका खून चूस लेगी। उसे छुड़ाने के लिए भुवन पूरी ताकत लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या क्या हुआ भुवन? भुवन आंखें खोलो। भुवन ने आंखें खोलकर देखा। उसकी माँ उसके चेहरे पर झुकी बड़ी चिंता भरी नजरों से उसे देख रही है। क्या हुआ तुम्हें? उनके फिर से पूछने पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं माँ, डरावना सपना था लग रहा है। भुवन ने अपने चेहरे पर झलक आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, देर रात तक भूतिया फिल्में देखोगे तो यही तो होगा। तब तो सुनता नहीं, कितना भी मना करूं, बस अपने मन की करता है तू। क्या मम्मी, आप भी अभी शुरू हो गई। जयश्री को बीच में टोकते हुए भुवन बोल पड़ा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी रात तक जाग कर तू क्या देखता रहता है? भुवन मुस्कुराया और अपनी भोली माँ को क्या बताए कि वो क्या देखता रहता है। वो आजकल एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा है। उसके बारे में छानबीन करेगा। दिन रात उसके बारे में अखबारों से इधर उधर से इंटरनेट से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। शायद यही उसी का प्रभाव रहा है कि जो ये सपना देखा। कहा जाता है कि जो असलियत में होता है वही सपने में आता है। यही रहा होगा। उसने अपने सिर को झटका और मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखकर कहा, माँ बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का दो। और अपने इस इमोशनल हथियार को माँ को लाजवाब कर वो बाथरूम की ओर बढ़ गया। अच्छा चल, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, कहती हुई जयश्री चली गई। भुवन जयश्री और वीर प्रताप का इकलौता बेटा है। शादी के कई सालों के बाद, बड़ी मुरादों के बाद पैदा हुआ था। वो अपने अलग ही तरह का था, किसी से मिलता जुलता नहीं। पिता वीर प्रताप कारोबारी हैं और वो उनके कारोबार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। अपने माँ बाप को वो जान से भी ज्यादा चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव किसी से भी मैच नहीं करता। पिता जितना सख्त है, बेटा उतने ही नर्म दिल का है। कोई नौकर गलती या गुस्ताखी करता है या कोई नुकसान कर देता है तो वीर प्रताप उसके पैसे काट लेते हैं। तो भुवन उनके कटे हुए पैसे चुपके से उनको दे देता है। सब कहते हैं, इतने सख्त ठाकुर प्रताप के यहाँ ये देवता जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया। खुद वीर प्रताप सिंह भी कभी कभी चिंता करते हैं कि ऐसे स्वभाव को लेकर ये कारोबार कैसे चलाएगा। वो एडवेंचर की ओर भागता है। यही वजह है कि उसने कॉमर्स के बजाय हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है। रहस्य की परतों को खोलना उसे अच्छा लगता है। उनमें छिपी कहानियों को सामने लाना उसका शौक है। कई प्रोजेक्ट वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर बलियान के साथ कर चुका है। प्राचीन किले, बंगले,
हवेली, खंडर उसके प्रोजेक्ट में शामिल रह चुके हैं। उसके कई लेख भी प्रकाशित हो रहे हैं। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण वो अपने प्रोफेसर को बहुत ही पसंद है। अभी हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वो भूतिया बंगला है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया था। वो भूत प्रेतों को नहीं मानता है, ऊपर से जिद्दी स्वभाव का है। उसने फैसला किया कि वो उसकी खोजबीन करेगा और सबको बताएगा कि ये बस एक अफवाह है। भुवन नहा कर आया। माँ ने नाश्ता लगा दिया। उसने नाश्ता किया और अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया। कैलाश और शिवम उसके जिगरी दोस्त हैं, उसके सहपाठी हैं और उसी की तरह वो भी एडवेंचरस नेचर के हैं। उनको भी इसके अभियान में शामिल होना ही था, तो भुवन ने भी उन्हें शामिल कर लिया। उन तीनों ने दिल्ली के लिए बस पकड़ी। दिल्ली में नजफगढ़ में रिहायशी इलाके में वो बंगला था और भूतिया बंगले के रूप में मशहूर था। तीनों ने दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ में एक होटल में डेरा डाला और शाम के समय वो बंगले की खोजबीन के लिए निकले। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने उस बंगले को आराम से ढूंढ लिया। इस बात से उनको अंदाजा हो गया कि वो बंगला कितना मशहूर है कि जिस किसी से भी पूछो उसने फौरन उसका पता बताया और उन तीनों की तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि मानो ये तीनों पागल हैं और सलाह भी दी कि उस बंगले में मरने मत जाना। और इन तीनों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए अपना रास्ता नापा। बंगले के पास आकर उन्होंने उनका निरीक्षण किया। उसकी हालत देखने से लग रही थी कि ये करीब 30-35 साल से बंद पड़ा होगा। इतने दिनों में उसकी मरम्मत, साफ सफाई और उचित देखभाल नहीं हुई थी, इसलिए वो झाड़ झाकड़ से घिरा हुआ था। शाम के उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में ये रहस्यमय और डरावना लग रहा था। कोई सामान्य आदमी होता तो इस दृश्य से कन्नी काट लेता, लेकिन ये तीनों कई अभियानों में शामिल हो चुके थे। तीनों के कंधे पर टंगे हुए बैगों में टॉर्च, कैमरे और बहुत सारी चीज़ें थी जो वो अपने उपयोग में लाते थे। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला। कई सालों से बंद होने के कारण ये जाम हो चुका था और उस पर बेलें और लताएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झाकड़मय हो गई थी कि अब गेट को लगभग ढक ही लिया था। फिर भी तीनों फाटक को खोलने में कामयाब हो गए और अंदर घुसे। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वो बंगले में घुसे। चारों तरफ बस जाले ही जाले। उनकी आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़े। कहीं से उल्लू बोलने लगे। उनकी भयानक घुघुआती हुई आवाज़ डरावना माहौल उत्पन्न कर रही थी। झाड़ियों से कोई जानवर भागा, शायद बिल्ली हो सकती थी। हैरानी की बात थी कि उस बंगले के सभी दरवाजे खुले हुए थे। हॉल कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा ये विशाल काय हॉल था। ऊपर शानदार झूमर टंगा था। बेहद खूबसूरत कलात्मक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ मंजिल की तरफ जाती हुई दिखती। देखने से मालूम पड़ता कि ये आलीशान बंगला काफ़ी शौकीन लोगों का था। हर तरफ धूल गर्द का अंबार था। सब तरफ जाले ही जाले झूल रहे थे। भुवन ने एक मूर्ति के ऊपर से कवर उतारा। मूर्ति इतनी खूबसूरत और सजीव लग रहे थे कि जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। तीनों ने धूल झाड़कर बैठने के लिए एक सोफे को साफ किया और वहां बैग रख दिए। अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाकर वहीं लगे खूबसूरत स्टैंड पर लगा दी। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल पर भी यही हाल था। कई कमरे थे, भव्य सजावट थी,
कीमती सामान था, पर धूल और गर्द से अटा हुआ, जालों से पूरा हुआ। कोने कोने में चमगादड़ों का बसेरा था। थोड़ी सी आहट होती और वो पंख फड़फड़ाते हुए सर के ऊपर से निकल जाते हैं। काले अंधेरे कमरे में उनके पंखों की फड़फड़ाहट एक भयानक सा एहसास जगा रहे थे। तभी उनके सामने तेजी से कोई गुजरा। भुवन चौंका, पर उन्होंने देखा कि ये तो बस एक काली सी बिल्ली है जो गेट पर भागी थी। तो उनके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बेमतलब के डर गए यार, हंसते हुए शिवम ने कहा। तीनों नीचे आए। भुवन ने शिवम की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग, कुछ नहीं है यहाँ। अभी तक तो कहीं भूत वूत दिखे नहीं, अब कहाँ से दिखेंगे, और दिखेंगे भी तो हम देख लेंगे कितने बड़े भूत आते हैं। हम कल यहाँ ध्यान से देखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अब हम यहाँ के कैमरा लगा देते हैं क्या, और फिर चैन से सोएंगे, सवेरे देखें क्या क्या हुआ है रात में। शिवम ने अंगड़ाई ली और अपने बैग से कैमरे निकालने लगा। कैमरे से उसे कुछ ध्यान आया। उसे ऐसा लगा कि शायद वहाँ कैमरे पहले से ही लगे हैं। अब भुवन उठा। उसने अपने साथियों से भी कहा। वो दोनों भी टॉर्च लेकर जगह जगह चेक करने लगे। सच में वहाँ पर पहले से ही कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अभी तो वो किसी काम के नहीं थे। उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए और आराम से आकर बैठ गए। रात धीरे धीरे खिसक रहे थे, लेकिन कहीं कोई आहट नहीं थी। बीच बीच में बिल्ली के रोने की आवाज़ और चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। रह रहकर उल्लू बोल रहा था। कुल मिलाकर साधारण लोगों के लिए वो माहौल बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तीनों आपस में सिर जोड़े हुए बातें कर रहे थे। कुछ स्नैक्स और बिस्कुट निकालकर वो तीनों खा रहे थे। अचानक एक तेज चीख बंगले में गूंजी। शिवम, कैलाश और भुवन उन आवाज़ों की दिशाओं में भागे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ें सभी दिशाओं से आ रही थी। अब इस समय तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। अचानक अपनी पीठ पर कुछ दबाव पाकर शिवम घूमा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लहूलुहान आदमी खड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और आर पार हो गई थी। वहां से खून रिस रहा था। उसका सिर भी लहूलुहान था। वहां से खून की धाराएं बह बहकर उसके चेहरे को भिगोते हुए पूरे शरीर पर बह रही थी। उसके बालों की लट खून से चिपक कर चेहरे पर आ गई थी, जिससे उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। शिवम की डर के मारे खिड़की बंद गई। वो आदमी उसकी पीठ पर हाथ थपथपाता बेहद सर्द और खरखराती आवाज में पूछ रहा था, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं। शिवम के मुंह से निकला। उस आदमी ने खूनी आंखों से घूरते हुए अपने फौलादी पंजों से शिवम की गर्दन पकड़ ली। शिवम पूरी ताकत से चीखा। उसकी चीख को सुनकर कैलाश और भुवन दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी ने शिवम को छोड़ दिया। शिवम बेहोश हो गया और अब वो उनकी तरफ घूमा। भुवन और कैलाश बाहर को भाग खड़े हुए। वो रक्त रंजित आदमी तो गायब हो गया, लेकिन दरवाजे पर ऐसे ही लहूलुहान कई लोग खड़े थे। कैलाश तो उन्हें देखते ही बेहोश हो गया। अब अकेला भुवन बचा। वो उन लोगों को तेजी से धक्का देते हुए बाहर भागा। अब वो बंगले के बाहर लॉन में था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तेज हवा चलकर अंधड़ का रूप ले रही थी। उसे याद आया कि ये तो वही सपना देख रहा है। ये तो वही सपना है या फिर ये हकीकत है। आसपास कई चीखें गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था उसके आसपास कई आकृतियां मंडरा रही है जो धीरे धीरे उसे घेर रहे थे।
बड़ी जोर से कड़क कर बिजली कहीं पर जोर से गिरी। एक आकृति भुवन के गले में लिपट गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म, और वो चीख रहा था। सब आकृतियों ने मिलकर उसे टांग लिया और वो अपने साथ फिर से उसे वही हॉल के कमरे में ले आए। भुवन हॉल के कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी शक्ल खून से लथपथ होने के कारण बहुत ही डरावनी लग रही है। बेहद ठंडी आवाज में उसने कहा, आओ भुवन। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर भुवन बहुत जोर से चौंका। हमने तुम्हें बुलाया है, तभी तुम यहां आए हो, उस खून से लथपथ लड़की ने कहा। मुझे बुलाया है? भुवन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, उस लड़की ने कहा। तुमने कैमरे लगाए हैं? अब हमारे कैमरे से देखो और सोचो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। पर मेरे दोस्त तो, कहकर भुवन रो पड़ा। घबराओ मत, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ। भुवन काठ की तरह जाम होकर देखने लगा। ये क्या, उसके सामने एक टीवी चलने लगी। स्क्रीन पर उसके पिता वीर प्रताप किसी रोबदार आदमी के साथ दिखाई दे रहे थे। वीर प्रताप उसे सुभान सिंह के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पास ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो वीर प्रताप को अंकल अंकल कहकर पुकार रही है। भुवन चौंका। अरे ये तो यही लड़की है। वो दोनों उसे माधुरी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दृश्य घूमता है। वीर प्रताप और सुभान सिंह साथ साथ कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। वीर प्रताप ने बेईमानी की है और उस बात पर झगड़ा हो रहा है। अचानक वीर प्रताप ने सुभान सिंह को पत्थर से वार करके घायल कर दिया और वो उस पर बराबर वार किए जा रहा है। फिर उसे गोली भी मार दी। वीर प्रताप घर आकर अपने दोस्त की बेटी माधुरी को भी नहीं छोड़ता। उसकी माधुरी पर नीयत पहले से ही खराब थी। वो पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर उसको भी बेदर्दी से मारता है। इसके बाद उसके सामने जो भी आता है वो उसको मार देता है। फिर दृश्य घूमता है। वीर प्रताप मोटी रकम देकर कानूनी कार्रवाई से बच जाता है। सारे दृश्य गायब होकर टीवी भी गायब हो गई और भुवन सकते में हक्का बक्का होकर बस बैठा ही रह गया। अब उसने देखा कि उसके सामने सुभान सिंह, उसकी पत्नी, बेटी माधुरी और सारे नौकर खड़े हुए हैं। मौत से भी ठंडी आवाज में उस रक्त रंजित आदमी यानी सुभान सिंह ने कहा, सारी कहानी तुम्हें पता चल चुकी है। तुम्हारा बाप हम लोगों का हत्यारा है। वो मेरे सारे कारोबार का सत्यानाश करके पैसे लूट कर ले गया। हमको धोखा दिया। जब मैंने विरोध किया तो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। पुलिस को मोटी रकम देकर उसने कानून से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम न्याय के इंतज़ार में हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है भुवन। सभी लोग अब दिखाई देने बंद हो गए। शिवम अपनी गर्दन सहलाता हुआ वहां आ गया। कैलाश को भी होश आ गया। वो दोनों भी वहां आ गए। उन दोनों को सही सलामत देखकर भुवन की जान में जान आई। अब वो बहुत सदमे में है और एक गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। अब तक सुबह के 3 बजे का समय हो आया था। 1-2 घंटे बाद वो चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन समाचार पत्र में सनसनीखेज खबर थी। मशहूर कारोबारी वीर प्रताप सिंह गिरफ्तार। भुवन ने सारी बातें थाने में जाकर बताई और अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छापा मारा तो कई सबूत मिले। वीर प्रताप ने उन सब की लाशों को बंगले में ही लॉन में गाड़ दिया था। उन सब के कंकाल बरामद हुए। वीर प्रताप जेल जा रहा था।
भुवन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैर छूते हुए बोला, मुझे माफ करना पापा, मगर आपने उनके साथ सही नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।